panda. I got broads in Atlanta, you know, licks in the band. Legacy. वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बी एक्सपर्ट। सो आज हम लोग क्लास 10th की ज्योग्राफी डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग द वेरी फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। सो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ जितनी भी हमारे पास रिसोर्सेज है, क्या डेफिनेशन होती है रिसोर्सेज की, कैसे हम लोग रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं, क्या क्या क्लासिफिकेशंस है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आज बात करेंगे और बचा हुआ चैप्टर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहली चीज आप लोगों को रिसोर्सेज के बारे में पता होनी चाहिए, वो होती है कुछ की पॉइंट्स। ठीक है, आप लोगों को बेसिकली की पॉइंट से डेफिनेशन बनानी सीखनी होगी। ऑल्दो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी है, बट फिर भी आप लोग अगर नोट्स में भी कॉपियां भरोगे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को रिवाइज करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। तो सबसे पहले अगर हम रिसोर्स की बात करें तो रिसोर्स क्या होता है, वो कोई भी चीज जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है जिसे हम लोग यूज कर सकते हैं। क्यों यूज कर सकते हैं? ताकि हम लोग अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, रिसोर्सेज वो एक चीज होती है जो कि एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है जिसे हम लोग यूज करके अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। उसके अलावा कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। टी एंड सी मींस टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है, तो पहली कंडीशन है भाई, वो चीज टेक्निकली एसेसेबल हो, यानी कि कोई टेक्नोलॉजी की मदद से आप उस चीज को यूज कर सको। दूसरी चीज आती है कि वो इकोनॉमिकली फेसिबल हो, यानी कि अगर आप कोई रिसोर्स को बाहर निकाल रहे हो, उसे यूज कर रहे हो, तो उसका कोई फायदा होना चाहिए इकोनॉमिकली। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड चीज है वो होना चाहिए कल्चरली अवेलेबल, यानी कि कोई पर्टिकुलर सेगमेंट हो, कल्चर हो, वो उस चीज को यूज ना करता हो। सो इस हिसाब से अगर इन पांचों छह पॉइंट को हम ध्यान में रखकर डेफिनेशन बनाते हैं तो वो क्या होगी? रिसोर्सेज आर एनीथिंग प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट, एक मिनट हम अंडरलाइन करते हैं, देखो, प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट विच इज यूज्ड टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ ह्यूमंस, which is technically accessible, economically feasible and culturally available, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर सेगमेंट कल्चर उसे यूज ना करता हो। अगर ऐसा कोई सीन होता है तो वो ना एक उस पर्टिकुलर कल्चर की ना डिसरिस्पेक्ट होगी। उसके बाद हम जो रिसोर्सेज है ना, वो बेसिकली हम लोग उसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। एक पर्टिकुलर हमारे पास रॉ मटेरियल है तो हम उसे ट्रांसफॉर्म करेंगे उस रिसोर्स में जिसे हम यूज कर सके। सो बेसिकली ये एक इंटरैक्टिव रिलेशनशिप होती है। सो देखो, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिसोर्स ना, ये एक इंटरैक्टिव रिलेशनशिप होती है। किस किस के बीच में? नेचर के बीच में होगी, टेक्नोलॉजी के बीच में होगी और इंस्टीट्यूट के बीच में होगी। अब इसे समझते हैं कैसे। कोई भी चीज है वो नेचर में प्रेजेंट होती है। सपोज बात करें, एग्जांपल लेते हैं हम, सबसे पहले लेते हैं एग्जांपल वुड। ठीक है, नेचर में ट्रीज जो है वो वुड प्रोवाइड कराते हैं। टेक्नोलॉजी में आ जाती है, हम लोग किसी उसकी मशीन की वजह से उसे काट के पेड़ से अलग करते हैं। और इंस्टीट्यूशन में आता है, जैसे आप लोगों ने बहुत सारी फर्नीचर कंपनी सुनी होंगी, फर्नीचर कंपनी जो बेसिकली जो पेड़ से हमें वुड मिली थी उसको यूज करके उसका बेड बना देते हैं, सोफे बना देते हैं, चेयर टेबल बनाते हैं, वो चीज टू। और ये क्यों करते हैं हम लोग? ताकि हम लोग अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इनहैंस कर सके, इंक्रीज कर सके, टू एक्सेलरेट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, प्लेस और नेशन। ठीक है, सो इतना आपको पता होना चाहिए रिसोर्सेज के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैं आपको टाइम दे रही हूँ, वीडियो पॉज करके अपने नोट्स बना लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो अब हम लोग बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब हम रिसोर्सेज को किस किस टाइप में या फिर किस किस भाग में डिवाइड करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब होता है खत्म होना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कि कहाँ से बना है ये। ठीक है, क्या सोर्स क्या थी उसकी, ओरिजिन की, उसकी पैदा होने की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो होता है ऑन द
बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप का यहाँ पे मतलब क्या है, उस पर्टिकुलर रिसोर्स का मालिक कौन है। एंड एट लास्ट ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट के बेसिस का मतलब है कि उस रिसोर्स को कौन डेवलप कर रहा है, कैसे डेवलप कर रहा है, क्या क्या प्रोसेस है, उस बेसिस पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी में, एक मिनट, इट इज स्लाइटली नॉट विजिबल, लेट मी एडजस्ट द कैमरा। अब ठीक है, हाँ। तो सबसे पहली चीज आती है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज जो कभी भी रिन्यू नहीं हो सकती, मतलब एक टाइम के बाद वो रिसोर्सेज जो हैं या तो खत्म हो जाती हैं और या फिर बहुत लंबा टाइम लगता है उन रिसोर्सेज को रिन्यू होने में। ठीक है, अब एग्जांपल्स की बात करते हैं। तो एग्जांपल्स में हम लोग क्या लिख सकते हैं, फॉसिल फ्यूल्स या फिर कोल्स, पेट्रोलियम। ठीक है, ये सारी चीजें। अब बारी आती है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होती है जो कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होती, मतलब कभी भी खत्म नहीं होंगी। वो इतनी जल्दी जल्दी रिन्यू होती रहती है, इतनी जल्दी जल्दी बनती रहती है कि पुरानी खत्म नहीं होती बट नई बन के तैयार हो जाती है। एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, वाटर एंड विंड एनर्जी। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी हम लोग जो रिसोर्सेज हैं उनको दो पोर्शन में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला आता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये वो रिसोर्सेज होती है जो कि एक दिन एग्जॉस्ट हो जाएंगी, यानी कि खत्म हो जाएंगी, और उन लोगों को रिन्यू होने में, यानी कि दोबारा बनने में बहुत लंबा टाइम लगता है। सो एग्जाम्पल्स हो जाएंगे आपके फॉसिल फ्यूल्स और कोल्स। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन होगी एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे, वो होती है हमारी रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि ये रिसोर्सेज कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होती, टाइम टू टाइम बहुत स्पीड से बनती रहती हैं। सो एग्जांपल है आपकी सोलर एनर्जी, और दूसरा है वाटर, तीसरा है विंड एनर्जी। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी कि किस बेसिस के, ओरिजिन के बेसिस पे हम लोग फिर से रिसोर्सेज को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी आती है हमारी एबायोटिक रिसोर्सेज। एबायोटिक रिसोर्सेज का मतलब है वो रिसोर्सेज जिनका ओरिजिन नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग से मतलब ये कि वो लोग ना लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं बनती। सबसे पहली चीज आ जाती है हमारी रॉक्स, और दूसरा आ जाता है हमारा मिनरल्स। अब रॉक्स जो है वो नॉन लिविंग होती है और मिनरल्स भी नॉन लिविंग होते हैं। अब जो दूसरी क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, वो है हमारी बायोटिक रिसोर्सेज, यानी कि वो रिसोर्सेज जिनका जो ओरिजिन है वो लिविंग है। ठीक है, एग्जांपल हो गया फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा एंड फोना में क्या आता है, फ्लोरा मीन्स प्लांट्स, ठीक है, और फोना में क्या आता है हमारे एनिमल्स। अब लाइव स्टॉक हो सकता है, लाइव स्टॉक मतलब पालतू भेड़ बकरी गाय भैंस, ये सारी चीजें। अब इनसे बनने वाला दूध, घी, दही, ये सारी भी हमारे बायोटिक रिसोर्सेज में ही आएंगी। एंड फिशरीज, फिश हो गई। ठीक है, आप उन्हें क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया पे भी डेवलपमेंट करते हो फिशरीज की, और जो ओशंस और सीज में भी होती है फिशरीज, तो इन सारी चीजों पे। ठीक है, अब एक बार क्विक सा रिवीजन ले लेते हैं। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी दो टाइप की रिसोर्सेज होती है। पहली जो कि एग्जॉस्ट हो जाती है, यानी कि खत्म हो जाती है। दूसरी जो है कभी एग्जॉस्ट नहीं होती, यानी कि टाइम टू टाइम रिन्यू होती रहती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हमारे पास फिर से दो टाइप की रिसोर्सेज होती है। सबसे पहली होती है एबायोटिक रिसोर्स, यानी कि वो रिसोर्स जिसका सोर्स जो है वो नॉन लिविंग है। ठीक है, और दूसरी होती है बायोटिक रिसोर्स, यानी कि वो रिसोर्स जिसका सोर्स लिविंग है। अगर हम एबायोटिक की बात करें तो होता है रॉक्स एंड मिनरल्स, इसके एग्जांपल्स, और बायोटिक एग्जांपल्स होते हैं फ्लोरा एंड फोना, इनकी प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड लाइव स्टॉक एंड फिशरीज। लाइव स्टॉक से मतलब यहाँ पे है पालतू भेड़ बकरी गाय भैंस सब कुछ, और फिशरीज यानी कि मछलियां। ठीक है, अब बारी आती है, फटाफट से नोट कर लीजिए आप लोग ना, कॉपी को हॉरिजॉन्टल वे में लिख के नहीं, चारों पॉइंट्स एक साथ लिखना। मेरे पास बोर्ड पे स्पेस कम है, इसलिए दो दो करके एक्सप्लेन कर पाऊंगी। सो अब हम लोग बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी कि ओनरशिप का मतलब यहाँ पे है कि इस पर्टिकुलर रिसोर्स का मालिक कौन है। सबसे पहला आ जाता है हमारा इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्स का मतलब होता है एक इंसान जिसका उस जो है रिसोर्स है उसके ऊपर उसका पूरा हक बनता है। अब आ सकता है भाई लैंड, यानी कि खेत, जो फार्मर के खेत होते हैं वो एक पर्टिकुलर फार्मर के होते हैं, और उस पे उसकी मर्जी है, चाहे वो किसी भी क्रॉप की खेती करे और उसके बाद उसको बेच के पैसे कमाए। ठीक है,
दूसरा होता है प्लॉट, हो सकता है अर्बन एरिया। प्लॉट मतलब आपके पास एक जमीन है, अब आपकी मर्जी है, आप वहां पे अपना घर बनाना चाहते हो या फिर अपनी कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हो, जो भी कुछ है, ठीक है। अब बारी आती है कम्युनिटी रिसोर्सेज की। कम्युनिटी रिसोर्स का मतलब है एक इंडिविजुअल ना बल्कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल उसे यूज करते हो सकता है सबसे पहले पब्लिक वेल्स। पुराने जमाने में गांव में जो कुएं होते थे वो पब्लिक वेल्स होते थे ना, पूरा गांव उन कुएं में से पानी लेके आता था, तो पब्लिक वेल हो सकता है। दूसरा पब्लिक पार्क हो सकता है। अर्बन एरिया में आप लोग देखते हो कि हर एक सोसाइटी का एक पार्क होता है, ठीक है, बहुत सी बड़ी बड़ी सोसाइटीज होती है, उनमें डिफरेंट डिफरेंट पार्क्स होते हैं। उसके बाद बारी आ जाती है नेशनल रिसोर्सेज की। नेशनल रिसोर्सेज का मतलब है ये वो रिसोर्सेज हैं जिसपे ना तो किसी इंसान का हक होगा एक पर्टिकुलर, और ना ही किसी कम्युनिटी का हक होगा, उस पे सिर्फ और सिर्फ नेशनल का, यानी कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू हैव ऑल द राइट्स, ठीक है। अब सबसे पहली बारी आ जाती है रोड्स। गवर्नमेंट बनाती है रोड्स, ठीक है, कोई इंडिविजुअल नहीं बनाता रोड्स। उसके बाद रेलवेज, ठीक है, इंडियन रेलवे जो सिस्टम है वो हमारी गवर्नमेंट के अंदर वर्क करता है। और नेशनल पार्क्स हो सकते हैं, बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बर्ड सेंचुरीज, ये सारी चीजें। अब एक और चीज आती है कि जो ये हमारा इंडिया है, आई नो बहुत गंदा सा मैप बनाया है, बट कोई बात नहीं, रफ आइडिया लीजिए। तो जितनी भी हमारी कोस्ट लाइन है ना, ये जो हमारी कोस्ट लाइन है, इसमें आपको ये यूनिट याद रखिए, यानी कि 12 नॉटिकल्स जो है एक डिस्टेंस है, इसके अंदर जितना भी एरिया आता है, यानी कि कोस्ट लाइन से लेके 12 नॉटिकल्स डीप अंदर समुद्र की तरफ जितना एरिया आता है वो हमारा नेशनल रिसोर्स आता है। इस एरिया में या तो हम पेट्रोलियम करें, ठीक है, ऑयल ड्रिलिंग कर सकते हैं, जितनी भी फिशेस होंगी वो सारा हमारा इलाका है, समझ गए। उसके बाद बारी आती है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज जो कि पूरे के पूरे एक इंटरनेशनल कम्युनिटी की है, यानी कि हमारी पूरी अर्थ में इक्वल अमाउंट में शेयरिंग होगी उन रिसोर्सेज की। तो सबसे पहले आता है हाई सीज। यहाँ पे हाई सीज से क्या मतलब है, चलो एक छोटी सी स्टोरी सुना देती हूँ, ठीक है। सो आप लोगों ने वैसे मोस्ट ऑफ ने ना हैप्पी न्यू ईयर मूवी देखी होगी, तो उस हैप्पी न्यू ईयर मूवी में शाहरुख खान जो है वो एक प्लानिंग करता है, एक प्लॉटिंग करता है, फ्रेंड्स को बताता है, इनकी उसकी जो पूरी टीम है उसे बताता है कि हम लोग हीरे चुराने के बाद एक बार अगर समुद्र में पहुंच गए ना तो हमें किसी भी देश की पुलिस जो है पकड़ नहीं सकती। बहुत सारी मूवीज में आपने यही सीन देखा होगा कि जब भी कोई क्रिमिनल कोई क्राइम करके भाग जाता है, वो जो सीज में होता है, समुद्र में होता है, तो वो बोलता है अब हमें कोई देश की जो पुलिस है वो नहीं पकड़ सकती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोस्ट लाइन जो मैंने बताई थी ना, कोस्ट लाइन, इस कोस्ट लाइन के 200 नॉटिकल्स बाद ना वो एरिया इंटरनेशनल रिसोर्स के अंदर आता है और उसे हम हाई सी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि कोस्ट लाइन से 200 नॉटिकल्स अंदर आप लोग फ्री हो किसी भी चीज को करने के लिए। वहां पे किसी भी कंट्री की कोई भी पॉलिसीज, कोई भी रूल्स, कोई भी रेगुलेशन कुछ नहीं होता, ठीक है। सो मूवीज में ये बात जो बोली जाती है कि एक बार हम समुद्र पार कर लेना तो हमें कोई नहीं रोक सकता, तो ये बात हमेशा सही ही होती है कि उसके बाद आप लोगों ने चाहे कितना भी बड़ा क्राइम किया हुआ हो, बट आपको कोई भी देश की जो पुलिस है, सरकार है, उस आपको नहीं पकड़ सकती, ठीक है। बट ये अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। कहीं कल को आप भी बोलो कि मैम ने बोला था कि भाई क्राइम करके सीज में चले जाओ तो कोई गवर्नमेंट हमें नहीं पकड़ पाएगी, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सो एक बार क्विक रिव्यू ले लेते हैं। और देखो, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप जो है हमारा इंडिविजुअल होता है तो, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग एक पर्टिकुलर इंसान, एक ही इंसान जो है उस पर्टिकुलर रिसोर्स का फायदा उठाता है। कम्युनिटी रिसोर्सेज में क्या होता है, वो कम्युनिटी जो होती है वो ही उस रिसोर्स का फायदा उठा सकती है, कोई दूसरी कम्युनिटी नहीं। उसके बाद आती है नेशनल रिसोर्सेज, यानी कि पूरा का पूरा देश रिसोर्स का फायदा उठाएगा, यानी कि रोड हो गए, रेलवेज, नेशनल पार्क्स और कोस्ट लाइन से 12 नॉटिकल्स तक की दूरी। इसे याद रखना, 12 नॉटिकल्स एमसीक्यू में आ सकते हैं। अब इंटरनेशनल रिसोर्सेज में सबसे पहले आते हैं हमारी हाई सीज, यानी कि किसी भी देश की कोस्ट लाइन से 200 नॉटिकल्स दूर वाला एरिया, ठीक है। और स्पेस पे किसी कंट्री का कोई राज नहीं है, ठीक है, कोई इंसान का राज नहीं है। स्पेस इज अ स्पेस वेयर यू कैन फ्री टू गो, ठीक है, आप लोग जाना चाहो तो जा सकते हो। अब बारी आती है एक लास्ट जो क्लासिफिकेशन बचा है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, हम इसके बारे में बात करेंगे, तो फटाफट से नोट्स बना लीजिए। अब हम लोग बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ
और डेवलपमेंट, ठीक है, मतलब कि किस तरीके से उसका डेवलपमेंट चल रहा है, किसका डेवलपमेंट हो चुका है, किसका नहीं हुआ है, इस तरीके से। तो सबसे पहली चीज आ जाती है डेवलपमेंट, डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज का यहाँ पे क्या मतलब है, ये वो रिसोर्सेज हैं जिनको हमने डिस्कवर कर लिया है और हम उसे यूज कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि हमें पता है ये एक रिसोर्स है और हमें ये पता है इसको हम यहाँ यूज करके ये फायदा ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है हमारे पास पोटेंशियल रिसोर्सेज। ये पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं, हमें पता तो है ये एक रिसोर्स है, ये एग्जिस्ट करती है, ठीक है, और ये हमें ये फायदे दे सकती है, बट अभी तक हमने इन्हें यूज करना शुरू नहीं किया है। अब अगली आती है हमारी स्टॉक रिसोर्सेज। देखो स्टॉक रिसोर्सेज का ही पार्ट होता है हमारे रिजर्व रिसोर्सेज, ठीक है। स्टॉक रिसोर्सेज का मतलब होता है कि हमारे पास एक ह्यूज अमाउंट है प्रेजेंट है, बट हमें अभी तक इस बात का कोई आइडिया नहीं है कि हम इन्हें कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आ जाती है हमारी रिसोर्सेज, यानी कि रिजर्व वाले रिसोर्सेज, ठीक है। आपने सुना होगा बहुत सारे पार्क्स जो होते हैं वो रिजर्व्स होते हैं, ठीक है, नेशनल पार्क्स, और बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है जो रिजर्व होती है, मतलब यू कैन नेवर गो पब्लिकली एंड देन यूज इट, ठीक है। और अगर बाई चांस गलती से ले भी लेते तो आप स्मगलिंग के केस में फंस सकते हो, ठीक है। सो ओके, तो ये वो रिसोर्सेज होती है जिन्हें हम लोग स्टोर करते हैं किस चीज़ के लिए, फ्यूचर यूज के लिए, यानी कि फ्यूचर वाली जनरेशन जो है हमारी उसको यूज, यानी कि उनके पास कोई कमी ना हो रिसोर्सेज की, हम उन्हें इन रिसोर्सेज को इस हद तक जो है बर्बाद ना कर दें, इसलिए हम लोग रिसोर्सेज को जो है सेव करके रखते हैं। और जैसे कि मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कि ये जो रिसोर्सेज है ना, ये हमारे स्टॉक का सबसेट है। अब स्टॉक के सबसेट से मतलब क्या है, ये स्टॉक रिसोर्सेज का ही एक पार्ट है, समझ गए। अब एक बार क्विक रिवीजन देखो भाई, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो टोटल 4 टाइप की होती है। सबसे पहले आता है डेवलप्ड रिसोर्सेज, यानी कि ये वो रिसोर्सेज है जिसके बारे में हमें पता है इसे कैसे यूज करना है और इससे क्या क्या फायदे आएंगे। उसके बाद बात आती है पोटेंशियल रिसोर्सेज की, हमें ये पता है ये सारी चीजें डिस्कवर हो चुकी है, हमें पता है ये एक पर्टिकुलर रिसोर्स है, बट हम लोगों ने अभी इसे यूज करना शुरू नहीं किया है। स्टॉक रिसोर्सेज का मतलब ये होता है कि ये वो रिसोर्सेज है जो एक ह्यूज अमाउंट में प्रेजेंट है, बट हम लोगों ने अभी उसको किस तरीके से यूज करना है वो नहीं पता है। स्टॉक रिसोर्सेज में एक और कैटेगरी आती है जिसे हम लोग रिजर्व रिसोर्सेज बोलते हैं। ये वो रिसोर्सेज है जो हम लोगों ने फ्यूचर यूज के लिए बचा के रखी है, उसे हम आज के नॉर्मल सिटीजन्स यूज नहीं कर सकते, और ये स्टॉक का ही एक सबसेट है, ठीक है। अब फटाफट नोट्स बना लो। अब हम लोग बात करने वाले हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट की। बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, मतलब हम लोग एक मतलब जितनी भी हमारे रिसोर्सेज है उसकी इस तरीके से डेवलपमेंट करेंगे कि ताकि हमारी जितनी नीड्स है वो भी फुलफिल हो सके और हमारी जो फ्यूचर जनरेशन आने वाली है उनको भी कभी किसी भी रिसोर्स के लिए स्टार्विश ना करना पड़े, ठीक है। तो सबसे पहला बात आ जाती है भाई हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन। तो सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है, इट इज अ कॉन्सेप्ट which is going to deal with the use of resources in a such a way that it will fulfill the needs of present generation while keeping in mind the needs of the future generation। आपके बुक में एक लाइन लिखी हुई है, मुझे एग्जैक्ट लाइन नहीं पता याद आ रही है, बट हाँ देखो आपकी बुक में एक लाइन लिखी हुई है दैट ऑल द रिसोर्सेज व्हिच आर वी यूजिंग टुडे वी हैव बोरोड फ्रॉम द फ्यूचर जनरेशन। वो हमारे रिसोर्सेज नहीं है, हमने हमारी फ्यूचर जनरेशन से उन्हें उधार लिया है ताकि हम उसे यूज कर सके। सो इसका मतलब यही है कि हम लोगों का कोई हक नहीं बनता उन रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करके पूरी तरह से बर्बाद कर देने का, क्योंकि वो रिसोर्सेज हमारी नहीं है, हमने हमारी फ्यूचर जनरेशन से उन्हें बोरो किया है, ठीक है। सो अब बारी आती है कि जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट था ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया था। तो सबसे पहले एक क्लब ऑफ रोम था, यहाँ पे सबसे पहले बात हुई थी कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट की, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले बात की गई थी कि हमें जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हमें एक पर्टिकुलर पैटर्न में एक पर्टिकुलर प्लान में जो है हमें अपनी रिसोर्सेज को यूज करना चाहिए ताकि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उसे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब बारी आती है रियो द जेनेरियो की, जो ये एक मीटिंग हुई थी, ठीक है, ब्राजील में, ठीक है। अब इस मीटिंग में ना 100 से भी ज्यादा स्टेट के जो है
प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये सारे इकट्ठा हुए थे और इन लोगों ने किस चीज के ऊपर बात की थी? इन लोगों ने बात की थी अबाउट इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, यानी कि हम अपनी इन्वायरमेंट को किस तरीके से कंजर्व करके रखें, संभाल के रखें, ताकि जो फ्यूचर जनरेशन है उसकी हम लोग लाइफ को ना बर्बाद करें। अब बारी आती है, जो ये मीटिंग थी इसके ना दो एस्पेक्ट निकल के आए थे, दो रिजल्ट्स निकल के आए थे। सबसे पहला रिजल्ट जो निकल के आया था वो था हमारे पास अपना फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स जो थे कि आपको किस तरीके से फॉरेस्ट है उसे यूज करना चाहिए, किस हद तक आप एक फॉरेस्ट की वुड को यूज कर सकते हो और एनिमल्स को यूज कर सकते हो। तो उसके लिए पूरा का पूरा एक प्रिंसिपल आया था, आप लोगों को उसके तहत प्लानिंग करनी थी, प्लॉटिंग करनी थी, लॉज एंड ऑर्डर्स बनाने थे, ठीक है। उसके बाद बारी आती है एजेंडा 21। ये एजेंडा 21 क्या था इसके बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ये बेसिकली इसमें ना जितनी भी लोकल गवर्नमेंट्स थी ना, यानी कि हर एक कंट्री की, हर एक स्टेट की जितनी भी गवर्नमेंट्स थी, उन लोगों से एक रिक्वेस्ट की गई कि आप लोगों को ना अपने पास जितनी भी रिसोर्सेज हैं उन्हें यूज करने के लिए प्लानिंग करनी है। अब वो प्लानिंग किस तरीके से करनी है ताकि आप लोग डिफरेंट सिचुएशंस को डील कर सको, किस चीज के बिना फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को एक्सप्लॉइट करे। तो सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि आप किस रिसोर्सेज को क्लाइमेट से डील करने के लिए यूज कर सकते हो, डिजीज से डील करने के लिए यूज कर सकते हो, एनवायरमेंटल डैमेज जितने आते हैं, मतलब कहीं पे अर्थक्वेक आ गया, लैंडस्लाइड हो गई, ठीक है, इन सारी चीजों से आप कैसे डील कर सकते हो, और एट लास्ट पॉवर्टी यानी कि गरीबी को मिटाने के लिए यूज कर सकते हो। आपके बुक में बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स हैं। आई थिंक आप लोगों को ये 4 एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। एक बार रिविजन ले लेते हैं। देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जिसमें हम लोग यूज करने वाले हैं हमारे रिसोर्सेज को किस तरीके से कि हम आज की डेट की नीड्स भी फुलफिल कर सके और हम लोग फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को भी ध्यान में रखें, ठीक है। सबसे पहली बार जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसका कॉन्सेप्ट दिया गया था क्लब ऑफ रोम ने दिया था। यहाँ पे सबसे पहले बात की गई थी कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। इससे पहले कभी किसी ने भी एनवायरनमेंट को कंजर्व करने की कोशिश नहीं की थी। अब दूसरी बात आती है रियो द जेनेरियो। ये एक जगह है ब्राजील में जहाँ पे 100 से भी ज्यादा स्टेट यानी कि देशों के राजा बोले तो ठीक है, राजा भी होते हैं, आज की डेट में भी मोनार्क सिस्टम प्रेजेंट है। राजा हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, मतलब जो भी उस स्टेट का हेड है, उन लोगों ने मीटिंग की थी और किस चीज से बात की थी, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन पे, ठीक है। अब इस जो मीटिंग थी इसके दो जो है रिजल्ट सामने आए थे। सबसे पहले तो फॉरेस्ट प्रिंसिपल लेट डाउन हुआ था, यानी कि पर्टिकुलर गाइडलाइंस दे दी गई थी, उसके अंदर आपको जो है फॉरेस्ट को बचाने की प्लानिंग करनी है, किस तरीके से किस हद तक आप उसकी वुड को यूज कर सकते हो, एनिमल्स को यूज कर सकते हो, ये सारी चीजें। उसके बाद बारी आ जाती है एजेंडा 21 की। तो इस एजेंडा 21 में जो है ये जो स्टेट की मीटिंग थी इसने रिक्वेस्ट की थी लोकल गवर्नमेंट्स को कि आपको कुछ इस तरीके से अपने रिसोर्सेज को यूज करना है ताकि आप अपनी फ्यूचर जनरेशन के नीड्स को ध्यान में रखते हुए क्लाइमेट की सिचुएशन से, डिजीज से, एनवायरमेंटल डैमेज से और पॉवर्टी जैसी बुरी चीजों से, बड़ी प्रॉब्लम्स से जीत सको। इस तरीके से आपको जो है अपने रिसोर्सेज को यूज करना है। सो दैट्स ऑल। एक मिनट फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं भूल गई थी आप लोगों को स्पेस देना स्क्रीनशॉट के लिए। हाँ, सो स्क्रीनशॉट ले लिया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। अब हम आने वाले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे हमारा बचा हुआ चैप्टर। मैं मोस्टली बहुत हद तक कोशिश कर रही हूँ कि आपको शॉर्ट में हर एक चीज एक्सप्लेन कर सकूं। बस आप लोगों को इसी लैंग्वेज में नोट्स बनाने हैं और थोड़ी सी सेंटेंस फ्रेमिंग करके एग्जामिनेशन सेंटर में आंसर्स लिखने हैं। अब बारी आ जाती है, अब जिस भी स्टूडेंट को ये लेक्चर बहुत हद तक समझ में आ गया हो तो प्लीज इस लेक्चर को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे अपने फ्रेंड्स सर्कल में जरूर शेयर कीजिए, अपने रिलेटिव्स जो भी क्लास 10th में है, बिकॉज ये ना एक बोर्ड एग्जामिनेशन है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम्स में आप लोगों को बहुत ही ज्यादा डिटेल स्टडीज की रिक्वायरमेंट होती है और अब तो जो है आपके एग्जाम में एमसीक्यू कॉन्सेप्ट ज्यादा इंट्रोड्यूस हो चुका है, तो आपको हर एक छोटी चीजें पता होनी चाहिए। और स्कूल जो है बंद हो गए, दोबारा से लॉकडाउन लग गया है बहुत हद तक, इवन हरियाणा में भी अब लॉकडाउन लग गया है। सो अब आप लोगों को बस क्या करना है, लेक्चर खत्म होते ही आपको फटाफट से जो नोट्स आपने नहीं बनाए हैं वो नोट्स बनाने हैं और यहाँ तक यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट तक आपको अपनी एनसीईआरटी रीड करनी है। सो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे पॉजिटिव एंड डू नॉट ट्रबल योर पेरेंट्स। थैंक यू।